So now question number 54, let f of x is equal to x sin pi x, x positive. Then for all natural numbers n, f dash x vanishes at a unique point in the interval n to n plus half to n plus 1, a unique point in the interval n to n plus 1 and 2 points in the interval n to n plus 1. Okay. तो क्या बोलना चाह रहा है कि 54 f of x जो है वो है x sin pi x, x is positive for all natural number, n belongs to natural number, f dash x vanishes, ये बताना है. ठीक है, तो f dash x निकाल लिया. डिफरेंशियल तो होगा, ये डिफरेंशियल ये डिफरेंशियल है, तो f dash x आपका हो गया sin pi x प्लस x sin pi x का डिफरेंशिएशन pi इंटू cos pi x. ठीक है, ये जीरो बताना है हमें किस x पर हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया sin pi x, ये उधर जाके माइनस pi x cos pi x, तो ये हो गया tan pi x माइनस pi x. cos pi x यदि जीरो हुआ तो sin pi x को भी जीरो होना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक साथ जीरो हो जाए. तो cos pi x से आप डिवाइड कर सकते हो. तो हमें इसके सॉल्यूशन बताना है. अब f dash x को जीरो कर दो या फिर इसके सॉल्यूशन बता दो, एक ही बात है. अब जैसे ये बोला कि tan pi x इक्वल टू माइनस पाई एक्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है. इसके यदि हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस इंटरवल में क्या होगा, है ना. तो दोनों का यदि हम ग्राफ बनाए तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, माइनस पाई एक्स और tan पाई एक्स का ग्राफ, एक्स वाई. अच्छा, और x जो है ग्रेटर देन जीरो बोला है, तो हमें x एक्सिस के राइट में ही देखना है. ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं tan पाई x का. tan x की हम बात करें तो 0 पाई बाय 2 पाई, 0 से पाई बाय 2 में क्या होगा, ऐसा इंक्रीजिंग होगा, फिर पाई और 3 पाई बाय 2 में इस टाइप से जाता है. तो यहाँ पर हमें ग्राफ चाहिए tan पाई एक्स का. तो यदि tan kx का आपको ग्राफ बनाना है, tan x का ग्राफ हमें पता होता है tan kx, और k पॉजिटिव है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर k जो है वो पाई है, तो जो x एक्सिस पे पॉइंट उनको k से डिवाइड कर दो. तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे हम, पाई से. तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, हाफ. ये कितना हो जाएगा 1. 3 पाई बाय 2 3 बाय 2, 2 पाई कितना हो जाएगा 2, फिर 5 पाई बाय 2, तो पाई से डिवाइड करें तो 5 बाय 2 हो गया. आ रही है बात समझ में, ये आपका है हाफ. तो tan, अब जो ग्राफ बनेगा किसका बनेगा, tan पाई एक्स का. तो 0 से हाफ में, मतलब 0 से पाई बाय 2 में tan x ऐसे जाता है. ठीक है, फिर हाफ से 3 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में tan x का ग्राफ, फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में tan x का ग्राफ. तो ये जो ग्राफ आ गया आपका, ये आ गया tan पाई एक्स का. ऐसे ही आगे भी जाएगा. आ रही बात समझ में, ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 3 और ये होगा 7 बाय 2. ऐसे आगे बात समझ में. अब हम किसका ग्राफ बना ले, माइनस पाई एक्स का. माइनस पाई एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे इधर से आएगा. ठीक है, अच्छा ये तो कहाँ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है सब. तो ये जो है ग्राफ इसको ऐसे कट करते हुए जाएगा, आगे भी कट करेगा कई बार. ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन 0 में, एक तो आपका हो गया 0, x इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है. आगे बात समझ में. अगला जो आएगा पॉइंट वो आ गया ये वाला, फिर ये वाला आ गया, और फिर ये आ गया, और ऐसे ही आगे भी आएगा ग्राफ, क्योंकि उसका ऐसा जाएगा तो इधर भी आएगा. आगे बात समझ में. तो हम यदि ऑप्शंस देखें, हमें क्या बताना है, इसको 0 रखना था या फिर इसके सॉल्यूशन बता दो, एक ही बात है. समझ में आ गई, क्योंकि उसी को हमने इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया है. ठीक है, अब जो पहला ऑप्शन है, अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n टू n प्लस हाफ. तो पहला जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपका आ रहा है n नेचुरल नंबर है ना. तो जो भी इंटरवल है सभी में देखो n टू n प्लस हाफ है, दूसरे में n प्लस हाफ से n प्लस 1 है, n टू n प्लस 1 और n टू n प्लस 1. तो कहने का मतलब ये वाला सॉल्यूशन कहीं भी नहीं लिया है. अच्छा, ये वाला लेंगे भी नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ये वाला इसको एक्सक्लूड कर दो आप. हमें तो आगे की बात करना है. तो एक सॉल्यूशन आपका आ रहा है हाफ से 1 के बीच में,
आ रहा है हाफ से 1 में, दूसरा आ रहा है 3/2 से 2 में, फिर नेक्स्ट आ रहा है 5/2 से 3 में, नेक्स्ट आएगा 7/2 से 4। आप समझ सकते हो ये, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसने जो बोला है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n f dash x वेनिसेस, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखो, अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n to n plus हाफ, ए में बोला है n to n plus हाफ में, बी में बोला है n plus हाफ से n plus 1 में, सी में बोला है यूनिक पॉइंट इन n to n plus 1 बोला है, और डी में उसने बोला है 2 पॉइंट्स इन n to n plus 1, ठीक है। नेचुरल नंबर बोला है तो हमने 1 रख के देख लिया, तो ये हो गया 1 से 3/2, 1 से 3/2, n 1 रखा, नेचुरल नंबर बोला ना n, तो 1 रखा, तो 1 से 3/2 में 1 से 3/2 में कोई सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। n प्लस हाफ से n प्लस 1, मैंने 1 रखा, तो ये हो गया 3/2 से 1, 3/2 से 2, बिल्कुल मिल रहा है आपको। या इसको ऐसे लिख दो आप 1 प्लस हाफ से 1 प्लस 1, इसको आप लिख दो 1 प्लस 3 या 2 प्लस हाफ से 2 प्लस 1, इसको आप लिख दो 3 प्लस हाफ से 3 प्लस 1, तो ऐसे ही जनरल आ जाएगा n प्लस हाफ से n प्लस 1। अच्छा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हाँ फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये वाला सेट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट सारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, n यदि मैं रखता हूँ 1, तो यहाँ से इंटरवल स्टार्ट होगा, तो सभी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इवन n यदि 0 हो गया तो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हाफ से 1 में भी एक रिजल्ट आ रहा है, एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे से स्टार्ट करें तो भी सभी में ऐसा आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे चला जाएगा, ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ तो आपका माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमेशा कट करेगा ही करेगा। ये वाला ग्राफ, ये किसका था, -πx का। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। आगे देखें हम इसमें बोला है यूनिक सॉल्यूशन n से n प्लस 1, मैंने तो ये जो इंटरवल बन रहा है कौन सा बन रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस टाइप से, ठीक है। तो 1 से 2 में सॉल्यूशन है क्या, 1 से 2 में बिल्कुल सॉल्यूशन है, 2 से 3 में भी आ रहा है, 3 से 4 में भी आएगा, तो ये भी आपका आंसर हो गया, मतलब सी भी हो गया। डी, n से n प्लस 1 में, मतलब 1 से 2, 2 से 3 में क्या 2 सॉल्यूशन आ रहे क्या, 1 से 2 में सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं हुआ, तो आंसर हो गया आपका बी एंड सी। हर एक इंटरवल में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 54, सिंपल क्वेश्चन है भाई। ऐसा अभी पहले भी एक क्वेश्चन किया था, f of x इक्वल टू g of x, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना था, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, या कुछ अलग से पूछा गया है, जो हम क्लास में करते हैं प्रॉब्लम्स, उसी टाइप से प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट है 55। 55 में बोला फॉर 3x3 मैट्रिसेस M and N, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, कुछ जेई में जब भी क्वेश्चन आए उसमें एक बार स्टेटमेंट को ढंग से समझना। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहाँ क्या बोला है, नॉट करेक्ट, हम जल्दीबाजी में बता देते हैं कि करेक्ट सही कौन सा होगा, तो ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। ओके, तो ए 55 के ए में देखो कौन सा गलत है, हमें ये बताना है, ठीक है। उसने बोला है एन ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज एम इज सिमेट्रिक। एम सिमेट्रिक मतलब एम ट्रांसपोज एम हो जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब इसने पूछा है कि ये जो मैट्रिक्स इसको हमने कुछ बोल दिया ए, ये सिमेट्रिक होगी यदि एम सिमेट्रिक हुआ, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये यदि एम जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही होगा या नहीं होगा। देखो, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो एक ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, ये आपको पता होना चाहिए, एन ट्रांसपोज एम एन। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, एन ट्रांसपोज फिर एम ट्रांसपोज और एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज और एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एन। तो अब पहला केस जब एम ट्रांसपोज एम है, मतलब एम आपका सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एन ट्रांसपोज, ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एन। क्या ये ए के बराबर है क्या, बिल्कुल। तो यदि एम आपका सिमेट्रिक है तो ए भी सिमेट्रिक है। दूसरा केस, यदि हमने -m ले लिया, मतलब
स्क्यू सिमेट्रिक ले लिया तो ए ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, ये तो एन ट्रांसपोज ही रहेगा। यहाँ पर एम ट्रांसपोज माइनस एम और ये हो गया एन, तो माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया आपका माइनस एम, तो ये भी क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब है स्टेटमेंट ए जो है सही है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने बोला कि गलत कौन सा है। ठीक है, नाउ बी पर बात करें, बी क्या बोला है, एम एन माइनस एन एम, एम एन माइनस एन एम is skew symmetric of all symmetric matrices for all symmetric matrices M and N। इसको फिर से हमने बोल दिया कुछ भी और बोला है कि M और N जो है वो कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ये माइनस एम होगा, ये माइनस एन होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है इसको, तो निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एम एन माइनस एन एम का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा एम एन का ट्रांसपोज माइनस एन एम का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो गया एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज, आपको याद होना चाहिए। तो बी ट्रांसपोज हो गया, एन ट्रांसपोज कितना है माइनस एन और ये है माइनस एन, तो ये हो गया एन एम और ये हो गया माइनस एम और ये माइनस एम, तो ये हो गया आपका एम एन। तो बी ट्रांसपोज आप देखो इसमें माइनस, तो ये माइनस बी लिखा हुआ है क्या, तो बी भी क्या आ रहा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो स्टेटमेंट ये सही हुआ, उसने बोला ना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यदि दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सी पार्ट पे पहुंचते हैं। सी पार्ट देखो क्या है, एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन। तो एम एन जो है इसको हमने बोल दिया कोई मैट्रिक्स सी, और एम और एन दोनों क्या दे रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सी का ट्रांसपोज हो जाएगा एन का ट्रांसपोज एम का ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज होगा एन का ट्रांसपोज एन, एम का ट्रांसपोज एम। तो क्या ये सी के बराबर है क्या, मतलब एम एन और एन एम क्या बराबर होंगे क्या, नहीं होगा, हमेशा तो नहीं होता ना ये इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन, तो सभी के लिए तो ये गलत है, तो आंसर सी जो है गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया भाई इसका, सी। मोर देन वन करेक्ट है, डी भी चेक करना पड़ेगा आपको। डी में क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ एम, तो ये तो सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एडजॉइंट ऑफ एम एन क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ एन इंटू एडजॉइंट ऑफ एम, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज सी एंड डी। कोई डाउट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, आप देखो तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ये इंटीजर्स आ गए क्वेश्चन। ठीक है, इंटीजर टाइप और सिंगल डिजिट इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट h, 0 intersects the ellipse x square by 4 plus y square by 3 is equal to 1 at the points P and Q. Let the tangents to the ellipse at P and Q meet at the point R. If delta h area of the triangle PQR, then delta 1 maximum of h half to 1 delta h, and delta 2 बोला है minimum h half से 1, then find the value of this। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स दे रखा है। टू कामा जीरो माइनस 2 कामा 0 √3 कामा 0 और सॉरी 0 कामा √3 0 कामा माइनस √3। अब एक पॉइंट है h कामा 0, वर्टिकल लाइन है h कामा 0। ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, और P और Q पर जो टेंजेंट है वो कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट R पर। तो अब देखो एलिप्स जो होता है वो आपका डायग्राम के हिसाब से सिमेट्रिक नहीं दिख रहा होगा, बट ये जो होगा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो P पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे और Q पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे, विदाउट एनी डाउट। तो ये आपका पॉइंट R हो गया। आती बात समझ में, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, फिर या फिर ऐसे देखो कि ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पे ही मीट करेंगे। ठीक है, और डेल्टा एच किसको बोला है इसने, डेल्टा एच बोला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके एरिया को क्या बोला है, डेल्टा एच।
और डेल्टा 1 इसने बोला है डेल्टा 1 इज मैक्सिमम एच हाफ टू 1, डेल्टा एच की जो वैल्यू है हाफ से 1 में, उस जो मैक्सिमम उसको डेल्टा 1 बोला है, और डेल्टा 2 इसने बोला है मिनिमम एच सेम इंटरवल हाफ से 1 डेल्टा एच। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू, यही है। ओके ठीक है भाई, तो समझो इसको अब। यदि एलिप्स के टेंजेंट की बात करना है तो एलिप्स हो सर्कल हो, यदि हम लोकस निकालते हैं कुछ भी इस टाइप से, यदि हमें पॉइंट इस पर लेना है तो हम कैसे जाते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट या जो बोला गया है x इज इक्वल टू एच बोला है, तो इस पर कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं हम 2 cos थीटा √3 sin थीटा। आ रही है बात समझ में? तो h जो है हमने ले लिया 2 cos थीटा, मतलब ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो q आपका हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा। कोई दिक्कत? अब दोनों पर टेंजेंट निकाल के देखो, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 cos थीटा x बाय cos थीटा प्लस y बाय √3 x बाय 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा रखेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा x cos थीटा और नीचे बचेगा 2, और यहाँ √3 sin थीटा रखा तो y डैश, तो sin थीटा और नीचे बचेगा √3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो r पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे y 0 होगा, तो r पॉइंट आपका हो गया, y 0 रखा तो ये हो गया 2 बाई cos थीटा, या फिर बोलो 2 sec थीटा। तो r पॉइंट आ गया आपका 2 sec थीटा। तो डेल्टा एच आ गया आपका, डेल्टा एच क्या हो गया? अच्छा, एच में आप वेरी करे तो एच को क्या रखा हमने 2 cos थीटा। अब वहां पर देखो एच हाफ से 1 है, तो 2 cos थीटा क्या हुआ हाफ से 1, तो दैट मीन्स cos थीटा आपका हुआ 1/4 से 1/2। अब एच को वेरी करा लो, या एच की जगह हमने 2 cos थीटा रखा तो cos थीटा वेरी करेगा, मतलब थीटा में आ गया, तो जो अब आएगा एरिया वो थीटा में चलेगा। आगे बात समझ में? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, ये जो लेंथ है पी क्यू, ये लेंथ हो जाएगी √3 sin थीटा, ये 2 टाइम्स, तो 2 √3 sin थीटा, और ये पॉइंट हमें पता है 2 cos थीटा 0, ये 2 sec थीटा 0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2 sec थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, ये पूरा 2 √3 sin थीटा, और हाइट हो जाएगी 2 sec थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 √3 sin थीटा, और इधर से cos 1/cos लिखा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हो गया 2 √3 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये आ गया आपका डेल्टा एच। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा एच, या फिर बोलो डेल्टा थीटा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमें थीटा हमारा वेरी कर रहा है, तो उस हिसाब से इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू थीटा के हिसाब से, थीटा कैसे वेरी कर रहा है कि cos थीटा 1/4 से 1/2 है, तो एक को मैक्सिमम को बोला है डेल्टा 1, मिनिमम को बोला है डेल्टा 2। ठीक है भाई, तो इसको हम करते हैं इधर, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है हमें। तो जो डेल्टा थीटा था वो आपका आ गया 2 √3 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसको देखो कि ये कैसे थीटा के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 √3, और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा को लिखा है एस, इसको कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन पावर 4 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। तो 2√3, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा आप कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर हर जगह ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब डी डेल्टा थीटा या डेल्टा डैश थीटा, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा थीटा क्या हुआ आपका इंक्रीजिंग। तो आप थीटा इंक्रीज करोगे तो डेल्टा थीटा भी इंक्रीज करेगा। आगे बात समझ में? तो हमें जो निकालना है वो निकालना है ये, तो आप इसको थीटा में लो तो एच की जगह क्या हो गया कॉस थीटा, तो वो वेरी कहां से कहां तक करेगा, हाफ से लेके 1 तक। सिमिलरली ये भी कॉस थीटा हो गया आपका 1/4 से 1/2। तो जब थीटा मैक्सिमम होगा तब आपको मिलेगा डेल्टा 1, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए ना, तो थीटा जब मैक्सिमम होगा जब आपको मिलेगा डेल्टा 1। तो थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस जैसे हम देखें, ये वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, हाफ से 1/4 से 1/2। कॉस होता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉस होता है आपका डिक्रीजिंग, तो थीटा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कॉस थीटा मिनिमम हो। तो थीटा मैक्सिमम मतलब कॉस थीटा 1/4, तो कॉस थीटा 1/4 रख दो, तो जो डेल्टा थीटा की वैल्यू होगी वही आपकी डेल्टा 1 हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा क्या रख दो आप 1/4, ठीक है। तो कॉस थीटा 1/4 रखना है ना, पर यहाँ तो साइन भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉस में कि 2√3, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर पावर 3/2, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा रख दो आप 1/4, तो ये हो गया 2√3 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर, तो 1/16 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा दैट इज 1/4, ठीक है। तो ये वैल्यू अब सॉल्व कर लो इसको, 2√3 ये ऊपर जाके 8√3 हो गया, और ये वैल्यू हो गई 15, ऊपर 15 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 16, तो ये होगा 4³ ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है 2³ या फिर ऐसे बोलो, या लिखा क्या था 8 था, है ना, तो 1 4 से कैंसिल किया तो ये बचा 2, और ये लिखा है 5, हमें वैल्यू निकालना है ये 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8/2, ठीक है। तो डेल्टा 1 हो गया √3, ये लिखा है 5 पावर 3/2 पहले तो 5 पावर 3/2 और 3 पावर 3/2 और 3 पावर हाफ, तो 3 स्क्वायर हो गया वो, और नीचे बचा 16, तो हो गया वो 8। तो इसको इधर ले आओ, तो 8 डेल्टा 1 अपॉन में ये लिखा है 5 इंटू √5, तो 1 √5 नीचे ले आओ, तो ये हो गया 9 इंटू 5 45, बिल्कुल सही, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा 2 कब आएगा, जब थीटा मिनिमम होगा, तो आपको क्या मिलेगा डेल्टा 2। तो थीटा मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो, कॉस थीटा मैक्सिमम कितना है हाफ, तो इस केस में डेल्टा 2 आपका हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या रख दो हाफ, तो ये हो गया 2√3 1 माइनस 1/4 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ओके। तो डेल्टा 2 आप यहां से निकाल लो, तो ये हो गया 2√3, तो 4√3, और ये हो गया 3 पावर 3/2, और अपॉन में इसको लिख सकते हैं हम 2³ तो यहाँ बचा 2, है ना, तो डेल्टा 2 हो गया आपका, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, अब वो है 8 डेल्टा 2, तो 8 डेल्टा 2 हो जाएगा आपका 12। कोई गड़बड़ी? अच्छा एक मिनट, ये 3 पावर 3/2 3 पावर, ये 3 स्क्वायर होगा ना, तो 9 36 होगा, तो हमें, तो ये वैल्यू आ गई 45, ये वैल्यू आ गई 36, तो ये आंसर आ गया आपका 9, सो आंसर इज 9, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में आप देखो तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है इसमें, सिंपल, यहां तक पहुंचना तो बहुत आसान है,
एलिप्स का भी बहुत सिंपल बहुत सिंपल चीजें लगी हैं आपको, टेंजेंट की इक्वेशन तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत ही आसान होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ पर फिर एओडी लग गया, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। हमने इसको देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो हमने फिर इसको डेरिवेटिव निकाल के हम देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेगा, ठीक है। तो वो ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो थीटा यदि इंक्रीज करेगा तो आपका जो एरिया निकाला हमने पी क्यू आर का वो भी इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है कि इसमें कंफ्यूज हो जाओ, तो थीटा कॉस आपका डिक्रीजिंग होता है, तो थीटा मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो, यदि थीटा मिनिमम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि डिक्रीजिंग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 देखो, द कोफिशिएंट ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 1 + x पावर n + 5 आर इन द रेशियो 5:10:14, देन n इज इक्वल्स टू। ओके, ये भी कोई इसमें विशेष क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 + x पावर n + 5, ठीक है, और इसके जो थ्री कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट हमें लेना है तो क्या ले लेंगे, n + 5c r - 1, n + 5c r एंड n + 5c r + 1। इनका जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5:10:14, ठीक है। तो आपको n निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं हम। n + 5 c r - 1 अपॉन में n + 5 c r, ये कितना हो गया 5/10, और दूसरा n + 5 c r अपॉन में n + 5 c r + 1, ये कितना हो गया 10/14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए, r - 1 और r में दोनों कंसेक्यूटिव है और ये सेम है, तो प्रॉपर्टी हम ये लगा देंगे कि NCR अपॉन में NCR + 1, या r + 1 ऊपर ले लो, नीचे r ले लो, तो क्या होता है कि जो बड़ा है वो नीचे आता है और न्यूमरेटर में क्या आता है, मतलब अपोजिट साइड आता है, और इनका डिफरेंस ऊपर, ये हमें पता होना चाहिए। इनमें जो भी बड़ा है, मतलब इस टाइप इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो, ठीक है। तो जो बड़ा है वो नीचे, मतलब ऊपर लिया तो नीचे, नीचे लिया तो ऊपर, जैसे r + 1 और r यहाँ ले लूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा कौन सा है ये, तो अपोजिट साइड आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस नीचे। तो ये हम बस इसमें ये आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, r - 1 और r में r, तो ऊपर आ गया, और बचा क्या, इनका डिफरेंस नीचे आ गया, तो n + 5 - r - 1 इज इक्वल टू 5/10, दैट इज हाफ। इधर भी बड़ा कौन सा r + 1, तो ये ऊपर चला गया और इसका डिफरेंस नीचे आ गया, 10/14, इसको लिख सकते हैं 5/7। तो ये हो गया 2r इज इक्वल टू n + 5 - r + 1, तो हो गया 3r इज इक्वल टू n + 6। सॉरी, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 7r + 7, 5n + 25 - 5r, 12r इज इक्वल टू 5n + 25 - 7 हो गया 80। अब क्या करें, हमें तो n चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12r, 4n + 24, दोनों को इक्वेट कर दो, तो 4n + 24 इज इक्वल टू 5n + 18, तो n आपका आ गया 24 - 18, दैट इज 6, सो n इज इक्वल टू 6, सिंपल। अब इस प्रॉब्लम में बस ये आपको ये पता हो तो कोई प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया, कुछ नहीं इसमें। Now next problem. Problem number 58. Consider the set of 8 vectors aik plus bjk ck abc belongs to -1 और 1, ठीक है। तो abc के कॉम्बिनेशन से दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 × 2 × 2 8 वेक्टर्स बनेंगे, बिल्कुल सही है। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी चूजन फ्रॉम v in 2 power p ways, then p is, ठीक है। 58 यहाँ क्या बोला है,
कि एक वेक्टर्स का सेट ले रखा है ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, ठीक है, और ए बी सी जो है वो है -1 या फिर 1, मतलब ए बी सी जो है एक -1 में से कुछ भी हो सकता है, मतलब ए के पास आने के तरीके दो, बी के पास आने के तरीके दो, सी के पास आने के तरीके दो, तो ए बी सी हम कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पावर 3 दैट इज 8। तो उसने बोला भी है कि ये 8 वेक्टर्स का सेट है। अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है कि जिससे हम को नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बोला है ना। हाँ, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी चूजन। अच्छा, नॉन कोप्लेनर बताना है तो हमें कितने वेक्टर की बात करना है, 2 वेक्टर जो होंगे वो तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, 3 वेक्टर की बात कर रहा है कि वो क्या हो, नॉन कोप्लेनर। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी मेंशन किए गए हैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर 4 होते तो और अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेना है। तो आप ऐसे मत कर देना कि 8 में से हम 3 ले ले, कोई भी टोटल 8 वेक्टर से 3 ले ले, वो सारे के सारे नॉन कोप्लेनर होंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने 1 1 1 लिया तो वो हो गया आई 1 1 1, एक वेक्टर ये हो गया। इसको हमने कुछ बोल दिया, क्या बोल दे, A1 वेक्टर, ठीक है। A2 वेक्टर आपका हो जाएगा, एक को -1 ले लो, मतलब C को -1 ले लिया, A और B को क्या लिया, 1 और 1। A3 वेक्टर, इसको -1 ले लो, और A4 वेक्टर हो गया, इसको -1 ले लो। आगे बात समझ में। अब ये हो सकता है कि इसको -1 ले ले, तो इसको -1 लिया तो वो क्या बना, 1 -1 -1। तो ये जो है वो A4 का मतलब -A4 वेक्टर हुआ क्या, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब बाकी जो आपको 4 वेक्टर मिलेंगे वो मिलेगा A1 वेक्टर, ये हो गया A2 हो गया, A3 और A4, ये 4 तो अलग अलग मिले, ये 4 तो आपको अलग अलग मिल रहे हैं। और फिर जो मिलेंगे वो मिलेगा -A1 वेक्टर दैट इज -1 -1 -1, -A2 वेक्टर -1 -1 1, -A3 वेक्टर -1 +1 -1, और -A4 वेक्टर 1 -1 1। अब हमें इनमें से 3 वेक्टर ऐसे लेना है J K, मतलब हाँ ऐसे, उनका बॉक्स यदि 0 हो गया तो वो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो हमें कौन से चाहिए कि नॉन जीरो हो। तो आप इसको ऐसे समझो कि टोटल 8 वेक्टर से उसमें से 3 लेने के तरीके, 8 से 3 कोई भी 3 वेक्टर। अब इसमें से वो वाले केस माइनस कर दे क्या, जब वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हो। तो कोप्लेनर हो मतलब ये बॉक्स क्या हो जाए, 0, बॉक्स आपके 0 हो जाए। तो ये बॉक्स कब 0 होगा, जब A1 और -A1 लूं मैं, यदि इसको मैं A1 ले लूं और ये -A1 ले लूं और यहां पर कोई भी वेक्टर हो जाए, कोई भी वेक्टर चलेगा, तो ये बॉक्स 0 आएगा, क्योंकि ये 2 पैरेलल वेक्टर्स हो गए, पैरेलल है ना ये, अनलाइक वेक्टर्स बोल दो या कोलिनियर वेक्टर्स बोल दो, ठीक है। तो A1 -A1 लिया तो बाकी फिर मैं ये 3 और ये 3 टोटल क्या है, 6 में से कोई भी ले लूं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने A1 और -A1 वेक्टर लिया तो कितने ऑप्शन है आपके पास, टोटल 6, मतलब बाकी 6 वेक्टर आप कोई भी ले लो, कोप्लेनर बनेगा। सिमिलरली A2 ले लूं मैं और -A2 वेक्टर ले ले, तो फिर बाकी आप 6 में से कोई भी ले लो तो भी वो कोप्लेनर बनेगा। और ऐसे ही आप A3 और -A3 ले लो, ठीक है, ये 2, और बाकी 6 में से कोई भी ले लो तो भी कोप्लेनर बनेगा। और सिमिलरली A4 वेक्टर और -A4 लिया तो वो भी क्या बनेगा, बाकी आप कोई भी 6 में से ले लो, क्योंकि ये 2 तो चलेगा, और ये 3 और ये 3 में से कोई भी ले लो तो भी वो बॉक्स कितना आएगा, 0, बॉक्स 0 मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। आगे बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए 6 + 6 + 6 + 6 दैट इज 24। तो 8C3 आपका हो गया 8 7 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 56 - 24, 56 - 24 हो गया आपका 32 दैट इज 2 पावर 5। तो उसने बोला है कि टोटल कोप्लेनर वेक्टर्स टोटल नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लेने का तरीका कितना होगा, 2 पावर 5। तो उसने पूछा है आपसे 2 पावर p, तो p कितना आ गया, 5, आंसर इज 5। आगे बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 58।
नाउ क्वेश्चन नंबर 59 में देखो क्या बोला है। 59 में बोला है ऑफ द थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1, E2 एंड E3 द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 अकर्स इज अल्फा, ओनली E2 अकर्स इज बीटा एंड ओनली E3 अकर्स इज गामा। Let the probability P that none of the events E1, E2 or E3 occur satisfy the equations alpha minus 2 beta P is equal to alpha beta and beta minus 3 gamma is into P is equal to 2 beta gamma. All the given probabilities are assumed to lie in the interval 0 to 1. Then probability of occurrence of E1, अच्छा 0 से 1 ओपन बोला है, कोई भी 0 प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो probability of occurrence of E1 upon probability of occurrence of E3 is okay. तो क्वेश्चन है 59, तो ओनली E1 होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा बोला है, ओनली E2 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब तीन इवेंट में से सिर्फ E1 हो उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा है, सिर्फ E2 हो उसकी प्रोबेबिलिटी बीटा है, ठीक है। और रिलेशन दे रखा है अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू पी, सॉरी इनटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। और एक और रिलेशन दे रखा है कि बीटा माइनस 3 गामा पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा। और P जो है वो क्या है, P जो है वो है नन ऑफ द इवेंट, मतलब E1 1 भी ना हो, 2 भी ना हो सॉरी, और 3 भी ना हो और सिर्फ E1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या बोली है, मतलब E1 हो और E2 और E3 ना हो, उसको बोला है अल्फा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये करें कि सॉरी, मान लो E1 की प्रोबेबिलिटी हमने ले ली कुछ मान लो X ले लो, E2 की प्रोबेबिलिटी मान लो Y ले लो, और E3 के होने की प्रोबेबिलिटी Z ले लो। अच्छा, जो उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। तो आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है सॉरी, X अपॉन में Z पूछा गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमने X ले ली, इसकी Y और E3 की Z। तो उसने जो अल्फा बोला है कि E1 हो रहा है मतलब X, Y नहीं हो रहा है, और सॉरी E2 नहीं हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, होने की Y है तो नहीं होने की 1 माइनस Y, ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस Z, ये हो गया आपका अल्फा। सिमिलरली E2 की होने की प्रोबेबिलिटी को बीटा बोला है, तो E2 हो रहा है और E1 ना हो और E3 ना हो, और गामा बोला है E3 होने की, तो E1 भी ना हो, E2 ना हो और E3 भी नहीं हो। और P किसको बोला है, जब ये भी नहीं हो रहा है तो 1 माइनस एक्स, E1 नहीं हो रहा है, E2 भी नहीं हो रहा है और E3 भी नहीं हो रहा है। आगे बात समझ में। तो इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड करें तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स कितना आ गया, अल्फा अपॉन में P। तो यहां से हमें x अपॉन में z का रेशो चाहिए, तो x जो आएगा वो आएगा आपका अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस P, अल्फा प्लस P, सही है बिल्कुल। और सिमिलरली इसको आप डिवाइड कर दो तो आपको y मिल जाएगा, तो y हो जाएगा ऐसे ही बीटा अपॉन में बीटा प्लस P, और z हो जाएगा इसको डिवाइड कर दो तो गामा अपॉन में गामा प्लस P। तो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है x अपॉन में z, तो x अपॉन में z हो गया अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस P डिवाइडेड बाय गामा अपॉन में गामा प्लस P। ठीक है भाई, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं, और फिर हमारे पास ये रिजल्ट ये कुछ दे रखा है
इसको अब यूज करते हैं हम यहाँ पर, हमें ये कुछ ऐसा लाना है, इसमें P यूज हो रहा है बट कहीं बीटा ठीक है, यहाँ कहीं बीटा यूज नहीं हो रहा है, तो बीटा यूज नहीं हो रहा है तो आप ऐसे देखो कि P की जो वैल्यू है यहाँ पर, P की वैल्यू जो है वो है, P की वैल्यू है अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा माइनस 2 बीटा और 2 बीटा गामा अपॉन में बीटा माइनस 3 गामा। ठीक है, इन दोनों को हमने एक साथ लिया तो अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा गामा अपॉन में बीटा माइनस 3 गामा। उसने बोला है कि किसी की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी 0 ओपन से 1 ओपन है, तो कोई प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो बीटा आपका 0 नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा गामा, और इधर हो जाएगा 2 अल्फा गामा माइनस 4 बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और ये अल्फा गामा है, तो हमें कुछ वैसा चाहिए है ना। ठीक, सबसे पहले तो इधर देखो आपकी ये अल्फा बीटा है और इधर इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 4 बीटा गामा और ये हो गया 5 अल्फा गामा, ये उधर गया ना। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इधर ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ तो P तो है नहीं, तो P नहीं है तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, क्योंकि हमें बीटा हटाना है ना, तो बीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 5 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस 4 गामा, अल्फा प्लस 4 गामा। तो हमें P इंट्रोड्यूस करना है, जो कहानी है वो है हमारी अल्फा P और गामा में, तो अल्फा P और बीटा की जगह हम ये रख दे तो ये अल्फा और गामा में है। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहाँ रख दी तो P आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, अल्फा बीटा बीटा को क्या रख दिया, ये 5 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस 4 गामा अपॉन में अल्फा माइनस 2 बीटा, तो 2 बीटा अगेन यही हो गया। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो P हो गया आपका ये हो गया 5। अच्छा, पहले तो एक अल्फा कैंसिल हो रहा है, अल्फा 0 नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर क्या बचा 5 अल्फा गामा अपॉन में अल्फा प्लस 4 गामा, यहाँ से भी अल्फा कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 इंटू 5 10 गामा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 4 गामा। तो एलसीएम लिया तो ऊपर बचा 5 अल्फा गामा, इधर लिया तो अल्फा 4 गामा माइनस 10 गामा माइनस 6 गामा, और अल्फा प्लस 4 गामा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया P अल्फा माइनस 6 P गामा इज इक्वल टू 5 अल्फा गामा। तो अब P अल्फा गामा में आ गया कहानी पूरी इसमें आ गई हमारी। ठीक है, कुछ हमें लाना है इस टाइप से, इसको ऊपर ले जाए हम, तो अल्फा गामा अल्फा P, अल्फा गामा अल्फा P। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये कहानी ऊपर गई तो क्या बचा अल्फा गामा प्लस अल्फा P, और ये जो है नीचे आएगा तो अल्फा P, तो अल्फा गामा हो गया ये भी, और ये हो गया P गामा, अल्फा गामा अल्फा P, ये हो जाएगा गामा अल्फा और गामा P। ठीक, ये ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, इसको इधर ले जाओ, तो P अल्फा कितना हो गया 5 अल्फा गामा प्लस 6 P गामा, तो हमने एक अल्फा गामा इधर ऐड किया और इधर भी अल्फा गामा ऐड किया, तो ये क्योंकि हमें चाहिए तो ये हो गया P अल्फा और अल्फा गामा, तो अल्फा गामा प्लस P अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अल्फा गामा 6 अल्फा, तो 6 कॉमन आ गया, ये हो गया अल्फा गामा प्लस P गामा। कुछ ऐसे चाहिए क्या हमें, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ तो यही बन गया अल्फा गामा प्लस P अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा गामा प्लस P गामा इज इक्वल्स टू 6, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 6। इधर 6 आया, ये भी 6 हो गया आपका। ठीक।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है भाई देखो, आप ट्राई करो कि हम एक्स और जेड इंडिविजुअली निकाल, मतलब एक एक निकाल लें, तो वो तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर यदि इंटीजर्स टाइप का है तो हमने जब इसको ऐसे फॉर्मेट में लेके चले, बट हम यहाँ तक पहुंचे तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहीं से जो भी होगा यहीं से होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन। Okay, so now question number 60, last question. A pack contain n cards numbered from 1 to n. Two consecutive number cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1, 2 to 4. If the smaller of the numbers on the removed card is k, then k minus 20 is. Okay. So, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखो। टोटल जो कार्ड्स है आपके पास 1, 2, 3, 4, ऐसे ही जो कार्ड नंबर है वो है n-3, n-2, n-1 एंड 1। ठीक है। अब दो कार्ड इसमें से हम कंसेक्यूटिव कार्ड्स जो है हटा रहे हैं। मान लो वो k और k+1 है, तो इन सब कार्ड्स का जो सम है वो कितना है, n+1/2 माइनस ये जो कार्ड हटाए इनका सम हो गया 2k+1, इन दोनों को ऐड कर दिया, और ये किसके बराबर दे रखा है, 1, 2 to 4 के बराबर। आगे बात समझ में। और जो छोटा नंबर है, मतलब जो k है, हमें k फाइंड आउट करना है, तो k - 20 निकालना है। ठीक है, समझो। ठीक है भाई, दो कंसेक्यूटिव कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो टोटल सम है, अच्छा जो गिवन सम है वो क्या दे रखा है, 1, 2 to 4, तो 1, 2 to 4। अब जो n कार्ड्स का सम है वो है n+1/2, है ना। अब इसमें से हम समझना बात को, इसमें से हम दो कंसेक्यूटिव कार्ड 1, 2 भी निकाल सकते हैं, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही n-1 n भी हटा सकते हैं। तो इनका मैक्सिमम सम कब होगा, मतलब ये जो सम है मैक्सिमम कब आएगा, जब k आपका मिनिमम, k मिनिमम कितना हो सकता है, 1। तो ये जो सम है, जो कार्ड का सम मैक्सिमम आएगा जब दो कार्ड आप माइनस करोगे, जब कौन सा आएगा, जब 1 और 2 हटाएंगे, तो 3, 4, 5 ऐसे ही n तक। तो ये जो सम है 1, 2 to 4, इससे छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, बराबर भी चल जाएगा काम, क्योंकि 1, 2 to 4 इसके बराबर भी हो सकता है। मान लो मैक्सिमम हो ये वैल्यू, और मिनिमम कब होगा, जब आप जिनकी वैल्यू ज्यादा है उसको आप माइनस करोगे, तो n-1 और n को हटा दिया हमने, मतलब 1, 2 से लेके n-2 तक। तो इससे ये जो है बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। मान लो ये 1, 2 to 4 मिनिमम हुआ, तो भी आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से 1 और 2 हटा दिया, तो कितने टर्म से, ये n-2 टर्म से, और ये कितने टर्म से, ये भी n-2, इसमें से भी 2 माइनस किए, तो ये n-2 AP है सिंपल, तो इसका सम हो जाएगा n-2/2, 2 × 1 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-2, n-2 - 1 हो जाएगा n-3, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1, 1, 2 to 4। यहाँ भी वही कहानी, n-2/2, 3 × 2 6 प्लस n-2 - 1, n-3, कॉमन डिफरेंस 1। AP का सम निकाला सिंपल, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ये बचा n-2, इधर कितना बचेगा, n-3 + 2 -1, और ये हो जाएगा 2, 4, 4, 8, और ये है n-2, और ये होगा n+3। तो ये हो गया n² - 3n + 2 <= 2, 4, 4, 8, और ये है आपका n² + n - 6। तो अब n इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसको करे एंड इसको करे, तो हमने यहाँ पर ले लिया n² - 3n + 2 <= 2, 4, 4, 8 एंड n² + n। अच्छा, n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, ऑब्वियस है, n² + n - 6 > 2, 4, 4, 8। एंड का मतलब है कि n इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे और नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ से आ गया n² - 3n, ये इधर आ गया, तो 2, 4, 4, 8 <= 0,
एंड यहाँ से आ गया एन स्क्वायर प्लस एन, इधर आएगा तो 2 4 54 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें एक एन ऐसा चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है, और इसको भी करें, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 4 5 4। ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और ये नेगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ऐसे देखो, बात को समझना है, इसको हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एन, क्या करना चाह रहे हैं हम, वो हो गया एन स्क्वायर माइनस 3 है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो गया 2n माइनस 3, तो n 3/2 से बड़ा हुआ तो एफ एन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, मतलब हम n की वैल्यू 3/2 से ज्यादा रखे, 2 3 4 ऐसा रखे तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इधर इसका डिफरेंशिएशन 2n प्लस 1, तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये भी इंक्रीजिंग हुआ, तो इसमें वैल्यू ऑफ n बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो n मैंने मान लो 10 लिया तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही, चलेगा, चलेगा। 20 लिया तो भी चलेगा क्योंकि 400, 30 लिया तो 900 समथिंग माइनस, वो भी चलेगा। 40 लिया तो 1600 माइनस 120 हो रही है, ये भी निगेटिव आ रहा है। 50 लिया तो कितना आ गया ये 2500, 50 पे देखो कुछ n 50 लिया तो ये हो गया 2500, ये हो गया 150 और ये हो गया 448 है ना, तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये भी चलेगा। 51 लिया, यदि मैं 51 लूं तो उसको लिख सकता हूं मैं 50 प्लस 1, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 प्लस 1 प्लस 100, और 51 लिया तो ये हो जाएगा 153 माइनस 2 448। अब सम आप देखो तो इधर से बचेगा कुछ 52, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कहने का मतलब है कि जो इधर से आप देख रहे हो तो 51 से छोटा हो, 51 भी नहीं चलेगा, 51 में वैल्यू ये पॉजिटिव आ रही है तो 51 भी नहीं चलेगा, तो n जो है 51 से छोटा हो। इसकी मैं बात करूं, अभी हम पहले एक बात कर चुके हैं कि ये भी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप n बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ये, n मान लो मैंने लिया 10, नेगेटिव नहीं चलेगा, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 40 पे कितना आएगा 1600 प्लस 40 नेगेटिव हो रहा है, 50 लिया तो ये 2500 हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब क्योंकि 2500 प्लस 50 माइनस दिस पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर से आ गया कि n जो है 49 से बड़ा हो, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो n जो है हमारा आ गया 49 से बड़ा और 51 के बीच में, तो कहने का मतलब है कि n आपका क्या पॉसिबल है 50, मैंने यहाँ बोला है पॉसिबल है, हमें चेक करना पड़ेगा कि n 50 चल जाएगा क्या, चेक करने की जरूरत है क्या, n 50 पॉसिबल है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर है, अरे भाई n आपका नेचुरल नंबर है, कार्ड पे जो नंबर लिख रहे हो आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रहे हो, ऐसे नहीं कि 4.5 लिख दिया, ठीक है, तो n 50 है, n 50 हुआ तो अब यहाँ आ जाओ क्योंकि हमें तो k चाहिए, तो n आपका 50 हो गया, तो ये हो गया 50 इंटू 51/2, तो 50/2 25 इंटू 51 माइनस 2k प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1224, तो ये वैल्यू आपकी जो है वो आ गई 25,570। दो एक मिनट, 25 इंटू क्या करना चाह रहे हैं हम, 25 इंटू 51 ना, तो 25 इंटू 1 ये हो गया, और 25 इंटू 5 125 प्लस 2, तो 125 प्लस 2 127 माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 1224, तो ये बचा कितना 1 और 5, सही है बिल्कुल सही है, 51 बचेगा ना, हाँ, माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k आ गया 50/2 25, तो k आ गया 25, मतलब आप जो कार्ड रिमूव करना चाह रहे हो वो है 25 नंबर की और 26 नंबर की, तो जो सबसे छोटी कार्ड है वो क्या है 25, उसने पूछा 25 माइनस 20 पूछा है, 25 माइनस 20, हाँ ये आ गया 5, आंसर इज 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 60। अब इसमें देखो कुछ प्रॉब्लम जो है,
जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो आपसे बोला जाता है कि जिस प्रॉब्लम में आपको लग रहा है कि जल्दी से कर जाओगे या फंसोगे नहीं, तो इसमें चांस है कि आप यहाँ तक आओ, यहाँ तक बिल्कुल आ सकते हो। और सबसे पहली बात तो आपको ये आना चाहिए, ये वाली बात। तो यदि ऐसा डाउट लग रहा है तो इस प्रॉब्लम को बाद में रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ना है। और यही जो क्वेश्चन है जो टॉप रैंक होते हैं उसको जो डिस्टिंग्विश करते हैं वो क्वेश्चंस यही है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी रैंक में उछाल आए या फिर और पीछे जाए, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है। और तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस ऐसे देखे, मैंने क्वेश्चन पे बोलता भी गया कि ये आसान है या नहीं है। ओवरऑल आप देखा जाओ देखो तो जो क्लास में आपको चीजें बताई जाती है, जो एक्सरसाइज शीट कराई जाती है ना, उसी कंसेप्ट से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है। आगे बात समझ में? तो आप यदि देखो तो इसमें 70% स्कोर करना, 70-80% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान रखना कि आपको टाइम लिमिट में करना है। ठीक है। अब ये पेपर सॉल्व करते करते मुझे 1.5 से 2 घंटे हो गए, है ना। पर इसमें बात ये है कि समझाने में टाइम लग गया, है ना। तो टाइम लिमिट में यदि मेरे हिसाब से देखें तो 70 से 80% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चे क्लास में ढंग से सुने हैं और जो एक्सरसाइज अच्छे से किए हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे अब इससे पहले जो क्वेश्चन थे, जैसे कि कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसका रेशो दे रखा था 5:10:40। उस प्रॉब्लम में क्या है ऐसा, आपको एक कहानी याद है तो सब कुछ कर सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। जो इलिप्स वाला था वो हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट वो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये प्रॉब्लम कुछ नया या अलग से एकदम देख लिया, ऐसा नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम तो हम देखते ही हैं। अब उसमें देखो इलिप्स का भी यूज कर लिया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी यूज कर लिया, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जेई के फेवरेट है, जेई के क्वेश्चन हम कर ही रहे। ठीक है, तो आप ओवरऑल देखो तो हमने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर ये प्रोबेबिलिटी वाला किया, उसमें भी कैलकुलेशन ही था एंड में जाके कि हमें किस हिसाब से डेटा लाना है। बाकी प्रॉब्लम में ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं या प्रोबेबिलिटी का कोई खतरनाक सा कंसेप्ट लग गया, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट वाला हम मैक्सिमम मिनिमम में इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम करते ही हैं, तो वो वाला प्रॉब्लम आपसे हो जाना चाहिए और विद इन टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए। मैट्रिसेस वाला जैसे क्वेश्चन था जिसमें हमें स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, सही कौन सी नहीं है वो बताना है। तो एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही था और बाकी में भी आप चेक कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे 3D की बात करें, हाँ भाई, हाँ जो लोग मान लो बीच में जैसे कोरोना के कारण कि गैप आ गया हो या हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया हो, जेई भी आपका पोस्टपोन होता जा रहा था, तो उनके लिए मैं बता दूं वेक्टर 3D में आप इस पेपर में देख लो, कोई भी पेपर में देख लो, हर पेपर में वेक्टर 3D का अच्छा खासा पोर्शन रहता है। ठीक है। तो वेक्टर 3D में यार पता नहीं दिक्कतें क्यों आती है, कुछ चीजें जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसका कोई आपको याद रहना चाहिए प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज आप कैसे याद रखना है, आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से आना चाहिए। डिटर्मिनेंट की जैसी प्रॉपर्टी है वैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी चलता है, क्योंकि एसटीपी जो लिखते हैं हम वो डिटरमिनेंट में जो लिखते हैं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, उसमें क्या है भाई, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स है तो वो डिपेंडेंट हो गए, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर इंडिपेंडेंट हो गए। आगे बात समझ में? क्योंकि यदि 3 कोप्लेनर वेक्टर्स है तो हम एक को 2 के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम जैसे लिखे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उनका कोएफिशिएंट 0 ना हो तब भी काम चल जाएगा यदि उनको ऐड करें तो कोप्लेनर में। यदि नॉन कोप्लेनर है तो λ1 ए वेक्टर प्लस λ2 बी वेक्टर प्लस λ3 सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर दे रखा है, तो λ1 λ2 λ3 को 0 होना ही पड़ेगा। क्यों? कब? जब नॉन कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि कोप्लेनर हो गए तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि 3 कोप्लेनर वेक्टर से तो एक वेक्टर को हम 2 वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो ऐसा होता है। और जब λ1 λ2 λ3 0 होता है तो उसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है। तो ओवरऑल इस पेपर की हम बात करें तो 80%। अब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 190 नहीं आ सकते, मैं ऑनलाइन एवरेज बता रहा हूँ। बच्चा जो है कि जिसकी तैयारी ठीक ठाक है तो वो इतना परसेंटेज ला सकता है आराम से। ठीक है।
हाँ, इसमें प्रॉब्लम वो आ सकती है कि कैलकुलेशन में आपका हैबिट ना हो, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है।